नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। और स्कूल मर्जर का जो विषय है वो बहुत तेजी के साथ उठाया जा रहा था। तमाम शिक्षक इसके विरोध में थे और इस बात का संज्ञान सरकार ने लिया और अब एक हफ्ते में स्कूल मर्जर की स्कूल को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी इसी हफ्ते में, ऐसा जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका कहना है। साथ ही साथ संदीप सिंह का यह भी कहना है साफ तौर पर कि कोई भी विद्यालय जिसमें 50 से अधिक संख्या है उसका मर्जर या युग्मन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 1 किलोमीटर से जो अधिक है दूरी अगर किसी विद्यालय की, तो वहां बच्चों की सुविधा का ख्याल रखते हुए उसका भी मर्जर युग्मन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ संदीप सिंह ने यह भी कहा है कि बुंदेलखंड या सुदूर कुछ एरियाज ऐसे हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बुंदेलखंड के एरिया में हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऐसे विद्यालय जहां पर भौगोलिक परिस्थिति या रास्तों की दिक्कत है या पुल है या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो ऐसे विद्यालयों का भी मर्जर नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर इस हफ्ते या एक हफ्ते के अंदर अंदर जो प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है उसमें यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि जिन विद्यालयों में संख्या अधिक थी और उनका भी युग्मन हो गया है तो उनको रिवर्ट भी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर साफ बात सरकार ने रख दी है कि कोई भी ऐसा मर्जर नहीं किया जाएगा जो विद्यार्थियों को असुविधा प्रदान करे। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है और कह रही है कि ये जो पीडीए ने शिक्षकों के हित में कार्य किया, समाजवादी पार्टी ने जो शिक्षकों के हित में कार्य किया, ये उसकी जीत है और इसीलिए सरकार को बैक होना पड़ा। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, यानी विपक्ष इसे बता रहा है कि उनकी जीत है। हम जनता में इसी मुद्दे को लेकर के चलते हैं। यहाँ अमित भाई हैं। अमित, कल कहाँ थे आप? नहीं, कल हमारे पिताजी का रिटायरमेंट था तो उसी कार्यक्रम में। अरे बहुत बहुत बधाई हो। रिटायरमेंट मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपने डाला था। जी जी। अमित, ये बताइए कि ये जो युग्मन, संदीप सिंह जी ने कहा कि कोई भी ऐसा युग्मन नहीं किया जाएगा जिससे दिक्कत हो, लेकिन इसे समाजवादी पार्टी अपनी जीत बता रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का सरकार ने आज अपना स्पष्ट संदेश दिया है, जो बातें रखी हैं, वो साफ उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अभी तक भ्रम फैला रहे थे। क्योंकि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनके जो हित है उसकी चिंता सरकार ने सदैव की है। क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से कायाकल्प के तहत जो स्कूल बंजर पड़े हुए थे, जो टूटे फूटे थे, वो कायाकल्प के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूलों को और व्यवस्थित किया गया। वह उनकी जो बुनियादी सुविधाएं थे वो देने का काम किया। योगी जी की सरकार जब से आई है शिक्षा पे काम कर रही है। देखिए, आज जो अभी भी लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं, अगर हम बात करें तो जहां की स्थिति बहुत खराब है। अभी पिछले दिनों खबरें चल रही थी जब राजस्थान की घटना का जिक्र हुआ जिसमें छत स्लैब गिर गई और बच्चे डेथ कर गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी, लखनऊ के भी कई ऐसे विद्यालय थे जहां पर स्थिति खराब थी। कायाकल्प तो हो रहा है, लेकिन किसका कायाकल्प हो रहा है, विद्यालयों का या ठेकेदारों का? देखिए, जहां पर भी सरकार ने, जहां पर भी बुनियादी चीजें जानकारी में आई हैं, वहां पर सरकार ने पूरे प्रयास किए ईमानदारी से, वहां पर सुविधाएं देने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सब चीजें सही हो गई, लेकिन जहां पर भी चीजें कमियां हैं उनको भी सरकार लगातार सुधारने में लगी है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि वो जो पाठशाला पीडीए की चला रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम यादव। तो क्या बच्चों को, क्या अपने परिवारवाद को अंदर उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए ये पाठशाला चलाई जा रही है क्या? ये वीडियो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में। देखिए, आज जो बच्चे, देखिए समझने वाली चीज है कि अगर एक जगह सरकारी स्कूलों में 10 बच्चे हैं, एक जगह 100 हैं, तो आप समझिए कि जो 10 बच्चे हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए जो आसपास के स्कूलों को अगर हम मिक्स कर देंगे, जैसे संदीप सिंह जी ने कहा कि 50 के जो अंदर के हैं उनको मर्ज किया जाएगा। देखिए, मर्ज करने की वजह है कि जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अच्छा खाना हो, बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। क्योंकि जो आपने भी देखा, देखिए हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, लेकिन आज हमको भी समझना पड़ेगा कि
जो शिक्षा की जो गति थी वो आप उठा के देख लीजिए 2017 से पहले क्या थी। यही अखिलेश यादव जी जब स्कूल के अंदर गए थे तो उनसे बच्चों से पूछा कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने कहा आप राहुल गांधी हैं। तो उस समय की नीति समझ लीजिए और आज की शिक्षा नीति समझ लीजिए। बात तो खुद अखिलेश यादव ने ही विधानसभा में बताई थी। उस समय की शिक्षा नीति थी और आज योगी जी की सरकार में लगातार कायाकल्प हो, शिक्षा पे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा और कहीं। देखिए ये बताइए, आप रेगुलर हमें मिल जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, आप हमको ये बताइए। नगर में सचिव हूँ। नगर में सचिव हैं आप हमको ये बताइए कि ये जो है क्या दिक्कत है भाई, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जैसे अगर कहीं 10 बच्चे हैं तो उनका जो संदीप सिंह जी ने कहा, और ये वाकई में एक बात सही भी है, मंत्री जी ने जो कहा, एक बात तो साफ है कि जहां 10 बच्चा ही है अगर वहां वो पढ़ाई करेगा तो उसका जो डेवलपमेंट है, जो उसका इम्पैक्ट, जो बच्चों का एक साथ में टोली बन के पढ़ना, या जो बहुत सारे बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते हैं, तो 10 बच्चों में क्या सीखेंगे वो जी। तो इसलिए जो है युग्मन किया जा रहा है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि युग्मन इस आधार पर किया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो, है ना। कम से कम जो है 5 टीचर रहे शिक्षा मित्र को मिला करके, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। अब कहीं 10 ही बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, कहीं जो है 250 बच्चे हैं और वहां 3 टीचर हैं, तो ऐसे जगहों को वो जो युग्मन करना चाहते हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो। देखिए, ऐसा है कि ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मर्जर एंड क्लोजर पॉलिसी के तहत ये जो काम हो रहा था, ये सच है कि आजादी के बाद से जिस तरीके से लोगों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिशें की हैं सरकारों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार बनी 2012 से 17, लैपटॉप वितरण हो, कन्या विद्याधन हो, उसके माध्यम से हमारा एसेट क्या है, शिक्षा हमारा एसेट है। जब लोग पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ विद्यालय बन करके मधुशालाएं खोलने का काम किया जा रहा है, गली गली स्कूल नहीं खुलेंगे। आप ये बताइए दिल्ली में क्या हुआ, सरकारी स्कूल से उसका मेंटेनेंस हुआ, बच्चे क्यों नहीं आएंगे? जब आप अच्छे शिक्षक भर्ती करेंगे, जब मतलब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी जी तो ये मधुशालाएं बंद हो जाएंगी। देखिए, मधुशालाएं बंद होंगी और शिक्षा पे फोकस किया जाएगा। देखिए, शिक्षित करना जरूरी है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर लोग शिक्षा से जुड़ जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो कांवड़ कौन उठाएगा, तो दंगाई कौन बनेगा, इनके इशारे पे दंगे कौन करेगा? तो आप कांवड़ियों को दंगाई कहना चाह रहे हैं? देखिए, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षित गुंडे भी तो उसमें हैं कि नहीं है? मैं सारे लोगों को नहीं कह सकता, नहीं, एक मिनट, मैं सारे लोगों को ये बात नहीं, कांवड़ियों को गुंडा कहना ठीक नहीं है। देखिए, नहीं, उसमें क्या संरक्षित गुंडे नहीं है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए, सारे लोग, हम शिक्षा पे बात करते हैं, हम शिक्षा पे बात करते हैं, उसी पे बात करिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत राजस्थान में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में विद्यालय, हिमाचल प्रदेश में विद्यालयों के मर्जर किए गए हैं ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो। आखिर भ्रम की स्थिति कहां पैदा हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एजुकेशन से जोड़ना, शिक्षित बनाना हमारा काम है। आप ये बताइए, ये स्कूल बंद होंगे और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिए जाएंगे, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सरकारी जितने भी कॉलेजेस हैं। 1 मिनट सर, 3000 जिस कॉलेज में, एक बात हमको ये समझाइए, अब छोड़िए, जाने दीजिए, खाली हमको ये बता दीजिए कि भाई आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि उद्योगपतियों को आप लोग बढ़ावा देते हैं। क्या किया जाए? उद्योगपतियों को इस देश से निकाल दिया जाए? वो तो उद्योगपति जो है रोजगार देते हैं, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। पाकिस्तान में उद्योग धंधे ठीक से नहीं है, उद्योगपति नहीं है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। देश के कैमरे पे इनको बताना चाहिए कि अगर मुकेश अंबानी जी से इतनी समस्याएं हैं तो उनकी बेटे की शादी में आगे अंगी पंक्ति में अखिलेश यादव ही तो बैठे थे। इधर गांगी देंगे, उधर उनके गले में हाथ डांग के बैठते हैं, तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी का। रही बात, इन्होंने अभी कहा कि कांवड़िया गुंडे होते हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडे जो कांवड़ियों के भेष में घुस के जो अराजकता फैला रहे थे, आज इनके पेट में दर्द होने। आपको बता दें, अभी बिहार में कुछ लोग, सुन लीजिए, अभी आज की बात है, सुनिए, बदलकर अभी बिहार में, अभी आज की ही बात है, बिहार में जो है कल और आज ही की बात है, बिहार में एक जुलूस जा रहा था कुछ जयंती को लेकर के, और यहाँ पर जो है उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की गई विशेष समुदाय के द्वारा। इसको आप कैसे देखते हैं? वो कौन है फिर? मैं ये मानता हूं कि किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी होना चाहिए।
इस तरह की कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें अशांति फैल सकती है, जिसमें लोगों का नुकसान हो सकता है, कोई भी जुलूस हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सड़क पे लोग नमाज पढ़ते थे। अच्छा, नमाज पढ़ते थे, 2 मिनट की नमाज पढ़ते थे। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आज नेशनल हाईवेज बंद किए जा रहे हैं, नेशनल कॉलेजेस, स्कूल्स। आप बताइए जहां जहां से ये यात्रा निकली, क्या ये सही था? एक मिनट, मैं आपसे बात कहूंगा कि देखिए, बसपा गवर्नमेंट रही, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट, कितनी व्यवस्थित ढंग से कांवड़ यात्रा निकली। कभी आप बता दीजिए कोई बड़ा इस तरह के हालात पैदा हुए, बोरियां लगाई जाती थी 200-300 किलोमीटर। ना डीजे की अनुमति थी, ना किसी प्रकार की धार्मिक अनुमति मिलती थी। इनके यहाँ सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के, आपने अभी देखा मांगेगांव का फैसला आ गया है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत से प्रज्ञा ठाकुर और देश के वीर कर्नल पुरोहित को किस प्रकार से इन लोगों ने फंसाने का काम किया है। किस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो हिंदू आतंकवाद की जो ये लोग कहानी इस देश के ऊपर थोपने जा रहे थे, उसका एनआईए कोर्ट ने, ठीक है, इस पर हम नहीं बात करें। नहीं, देखिए इन्होंने परिभाषा कहा ना, आतंकवाद की पराकाष्ठा और अपराधियों की समाजवादी से बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, उनके खिलाफ ये सब बात नहीं कर पाएंगे। ये अपराधियों पे बात नहीं, इन्हीं के पार्टी में आरके सिंह कौन है और वो आप किसकी ये परिभाषा? एक बात, आज तो ये बात, एक मिनट इलियास भाई, एक मिनट, आज तो ये बात भी सामने आ गई है कि एक इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर से ये कहा गया कि मोहन भागवत जी को जो है, जो संघ आरएसएस के सरसंघचालक हैं, वो उस समय 2008 की ये घटना है, 2009 में वो सरसंघचालक बनते हैं और उनको उठाने के लिए कहा गया, गिरफ्तार नहीं, उठाने जैसा शब्द को। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के योगी आदित्यनाथ जी और हमारे पूज्य ने मोहन भागवत जी को उठाने के लिए कहा गया, और ये किसी हिंदू ने नहीं कहा है, ये एक हम मुस्लिम समुदाय के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ये चीज का आज खुलासा किया है कि किस प्रकार से मोहन भागवत जी को, योगी आदित्यनाथ जी को फंसाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग लग गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू धार्मिक जो नेता हैं वो सड़कों पर आ पाए, वो हिंदू धार्मिक की कोई चीजों को जन जन तक पहुंचा पाए। यह है इनके लिए, इनके मन में, इनकी पार्टियों की, कि हिंदुओं की आवाज को दबाओ और एक धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके की गतिविधियां इन लोगों ने। देखिए, समाजवादी पार्टी कौमी एकता की पार्टी है, इस देश की कौमी एकता ही। कौन सी कौमी एकता है भाई? अच्छा, अब मैं बता दूं, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में। करकरे ने जो भी सबूत, हमारे हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे जी ने जो भी सबूत जुटाए थे, आज आप देखिए, स्कूटर जो बाइक की चेचिस थी, वो थाने के आज जो सीनियर इंस्पेक्टर ने बयान दिया है उसको आपको जरूर सुनना चाहिए, शायद आप सुने नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी परमवीर, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर भी हुए, उन्होंने कहा कि जाइए और मोहन भागवत को उठा कर लाइए। मतलब ये शब्द उन्होंने आज प्रयोग किया है, ये भी नहीं कहा कि गिरफ्तार करके लाइए। बात हो गई है लोगों से, ऊपर के लोग, इंस्पेक्टर ने कहा कि ऊपर के लोगों से बात हो गई है, मोहन भागवत को उठा कर ले आओ जी। और इस सीनियर इंस्पेक्टर ने मना कर दिया, जिसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। उस समय की सरकार ने, वो आदमी कोर्ट गया, कोर्ट से जीता, और एक वह भी वजह रही जिसकी वजह से एनआईए ने इन लोगों को बरी किया है। अच्छा, ठीक है, आप देखिए, आधी अधूरी चीज आप बता रहे। पहली चीज ये बताइए, बता रहा हूँ सर प्लीज आप ये बताइए कि चेचिस नंबर जो थाने में जो करकरे साहब ने आगे बढ़ाया था, उसको एनआईए के पास जब पहुंचा, वो चेचिस नंबर गायब हो गया। सुनिए, उसके बाद जितने भी सबूत नंबर कभी मिला ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिपोर्ट है, आप सुन लीजिए पूरी, आप देखिए मीडिया पे पूरी। एक मिनट, उसके साथ एक मिनट सर, एक मिनट, सीडी जो थी जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, वो सीडी थाने ने कहा कि टूट गई है। ये तमाम चीजें, आपने गोधरा कांड देखा, किस प्रकार से मोदी जी, अमित शाह जी को फंसाने के लिए कांग्रेस ने साजिश रची। मांगेगांव आपने देखा, इस तरीके की लगातार साजिशें कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टियों ने हमेशा हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया। अब हम लोग शिक्षा के मुद्दे पर आ जाते हैं। आप लोग थोड़ा देर बैठिए, यहीं बैठे रहिए, हम तब तक कुछ और लोगों से शिक्षा के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, जिस पर ये देखिए, आप लोग जो है बात को घुमा ले गए, लेकिन जो बात स्कूल मर्जर पे शुरू हुई थी, देखिए तमाम युवा हैं, जो स्कूलों का युग्मन करने की बात कही गई थी, जहां कम विद्यार्थी थे। आप युवा हैं, आपको नहीं लगता है कि जहां कम विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी क्या बेचारे सीखेंगे? हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि उसमें सरकारी पैसा बर्बाद जा रहा था। ऐसे कहीं भी 10 बच्चे हैं कहीं भी, तो उसको कहीं ना कहीं बंद करना भी सही था।
बंद करना नहीं, अब मंत्री जी ने ये कहा है, जो संदीप सिंह ने, जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम युग्मन करेंगे और जहां ऐसी दुरूह स्थितियां हैं कि विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, वहां हम युग्मन नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला है कि जहाँ 1 किलोमीटर के अंदर तक बोला है कि जहाँ 50 से कम बच्चे होंगे वही बंद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सही डिसीजन है सरकार का, इसमें कुछ गलत नहीं अच्छा, है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि ये उनकी जीत है, उन्होंने आंदोलन किया, इस नाते सरकार पीछे चली गई और मतलब झुक गई सरकार, उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और यही बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं। आपको लगता है सरकार पीछे हट गई या सरकार जो काम कर रही थी उसमें वो सफल है? अब राजनीति के मुद्दे पे ज्यादा हमको नॉलेज है नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? जी, पढ़ाई कर रहे हैं, LLB चल रहा है। अरे बहुत बढ़िया, अधिवक्ता, अच्छे अधिवक्ता आप बनेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? श्लोक यादव। श्लोक जी, ये बताइए, आपने बात पूरी सुनी? हाँ, सुनी तो है। क्या लगता है आपको, सरकार पीछे हट गई या युग्मन सही है, या जो अभी मौजूदा सरकार फैसला ली है वो सही है? नहीं, फैसला तो हमें ये लगता है कि फैसला कहीं ना कहीं गलत था। स्कूल बंद करना या मर्ज करना ये गलत था, क्योंकि आजकल प्राइवेट जो विद्यालय हो गए हैं वो खाली पैसा वसूल कर रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। और शिक्षा बेहतर, सरकारी शिक्षा थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। अगर बेहतर होगी तो हमें लगता है कि बच्चे जाएंगे पढ़ने, क्योंकि सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है वो बेहतर नहीं है यूपी की। सबसे बड़ी बात ये है। जबकि शिक्षक तो काफी बढ़िया बढ़िया कंपटीशन से आते हैं। शिक्षक सब मानता हूँ कि मैं कंपटीशन करता हूँ, यूपीपीएससी की तैयारी करता हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता है कि शिक्षक वहाँ बेहतर जाते हैं, लेकिन बेहतर पढ़ाई नहीं होती। बेहतर पढ़ाई नहीं, मैं सरकारी से पढ़ा हुआ हूँ, कक्षा 5 तक मैंने सरकारी पढ़ा हुआ, सरकारी एजुकेशन प्राप्त। सौभाग्य की बात यह है कि हम भी प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक विद्यालय से ही लिए हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती थी, पहले होती थी। हम ये मानेंगे पहले होती थी। ये युवा टीचर जो भर्ती हुए हैं, आपको ऐसा लगता है जो युवा टीचर भर्ती हुए हैं वो मेहनत से पढ़ाई नहीं करा रहे हैं? नहीं, मेहनत से बिल्कुल नहीं पढ़ाई करा रहे हैं। अगर मेहनत से पढ़ाई, हम कहते हैं अगर सरकार मेहनत अगर पढ़ाई कराए तो चाहे जितना अमीर आदमी हो, आज जितना अमीर आदमी है। सरकार प्रेरणा ऐप ले आई, चूंकि तमाम ऐसे टीचर्स थे जो विद्यालय जाते ही नहीं थे, प्रेरणा ऐप ले आई ताकि उनका, फिर उसके बाद उन्होंने तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे विद्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। उसका भी विरोध टीचर्स ने किया। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो जाते ही नहीं है, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं जाते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती नहीं है, तो समय से पहुंचते नहीं है। अब तो होने लगी है बायोमेट्रिक भी, अब शायद होने लगा। उसी का टीचर विरोध कर रहे थे। तो आपको लगता है कि मतलब स्कूल मर्ज हो जाए तमाम? अच्छा, ये लगता है आपको कि जो ये सरकारी विद्यालय हैं इनमें अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं, जो और लोग हैं, वो सभी लोग भी अपने बच्चों को वहाँ भेजें? बिल्कुल, मुझे यही लगता है। अगर शिक्षा बेहतर हुई तो सभी लोग भेजेंगे। शिक्षा बेहतर नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे जो यहाँ प्राइवेट में पढ़ते हैं, ये ट्राई करना चाहिए ना कि इनके बच्चों को अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो तमाम अधिकारी हैं। सही बात यही है कि जितने भी तमाम अधिकारी जो गवर्नमेंट हैं उनके भी बच्चे हैं। हम कहते हैं एक भी बच्चा जो सरकारी टीचर है उसका बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? कोई रीजन तो होगा ना। सरकार इसका जवाब दे, क्यों नहीं पढ़ता? वो टीचर जवाब दे, क्यों नहीं पढ़ता? वो जानता है ना कि पढ़ाई नहीं होती। मैं खुद पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खुद बच्चों को नहीं पढ़ाता, क्योंकि डिफरेंट है ना कि वहाँ पर गरीब का बच्चा आता है और गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा, सरकार मजबूरन सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे, बस वो पढ़ने न पाए। अच्छा, चलिए हम थोड़ा उधर चलते हैं। अब इधर नेताओं के पास ये लोग जो है अलग अलग पार्टियों के हैं। बताइए, ये देखिए, कह रहे हैं कि इनका विचार है कि जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। देखिए, किस सरकारी विद्यालय में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम फैसिलिटी देंगे आज की तारीख में, पहले आप वहाँ भेजिए, फिर फैसिलिटी तो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो लोग फैसिलिटी तो दे ही देंगे। नहीं, आपको पहले कॉलेजेस को बेहतर बनाना होगा, टीचर्स की भर्तियां करनी होंगी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिस तरह अखिलेश जी ने किया पहले, लेकिन आज केजरीवाल का आप डेमो देख लिए, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें हरा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कितना बेहतरीन काम किया है केजरीवाल ने। इनसे ये पूछिए, ये इतनी बात ये कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने जो एक के साथ एक फ्री देने का जो ऑफर चलाया था, इस वजह से जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। उन्होंने शिक्षा नीति पे नहीं काम किया, उन्होंने किया आरोप लगाओ और भाग जाओ। रही बात अखिलेश यादव जी की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने आपसे क्या कहा, अखिलेश यादव जी एक सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो कहते हैं आप राहुल गांधी हैं।
है। तो उस समय की शिक्षा इनको पता होनी चाहिए कि बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही थी। और आज जो पाठशाला का वीडियो आपने देखा वो किसी से छुपा नहीं, ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं? और मैं नहीं, तो मैं वही कह, आप एक परिवार को जो आप एक परिवार की जो जड़ें हैं उनको आप बच्चों के अंदर शिक्षा के अलावा उसको डालना चाहते हैं। और मैं इस भाई की बात से एकदम सहमत हूं। जिस दिन इस देश के अंदर बैठा अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देगा, उस दिन व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। इससे कोई भी मैं इससे देखिए सरकार ये क्यों नहीं नियम लेके आती है कि जो तमाम सरकारी लोग हैं, जैसे अब हम एक एग्जांपल अमित एक एग्जांपल बता दें, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में जहां हम खड़े हैं, यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय है, यहाँ सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जहां से मैं पढ़ा हूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां सभी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया है, JNU है, जाधवपुर है, आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है, यहाँ ये सरकारी ही तो है। लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? देखिए वो भी सरकारी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को 8 साल हो गए। इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 में अगर आप 8 माइनस कर देंगे तो 67 बचेगा। 67 साल में से 30 साल उत्तर प्रदेश में करीबन समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। समाजवादी पार्टी की सरकारों ने क्या किया, आप उठा के आंकड़े देख लीजिए। शिक्षकों का में जो मिड डे मील होती थी वो घोटाला कर दिया। बच्चों को जो पैंट शर्ट की जो ड्रेसेस होती थी उसका घोटाला कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लेंगे, आपके सामने आ जाएगा। देखिए हम ये नहीं कहते कि हमने सब कर दिया, लेकिन 8 साल में हमने शिक्षा को एक नए स्तर पर लाने का काम किया है, वो योगी जी की सरकार ने किया है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ लैपटॉप बांटा, लैपटॉप की बात तो ये करते हैं, लेकिन लैपटॉप घोटाला ये उसकी बात नहीं करते। किस प्रकार से इन्होंने स्कूटी की बात कही, स्कूटी किसी को दे नहीं पाए और केवल अपने कुछ परिवार के लोगों के बच्चों को आगे करके उनको स्कूटी बांट दे गए। आज पवन पांडे नौटंकी कर गए वहां अयोध्या में, रोज एक वीडियो डालना है कि एक बच्चे को वो शिक्षा से वंचित थी, उसको जाके स्कूटी दे दिया। जब आपकी सत्ता थी तो कितने बच्चों को आपने स्कूटी बांट दी? ये उत्तर प्रदेश की जनता जाननी चाहती है। आपने सिर्फ जाति और एक समुदाय को खुश करने के लिए केवल उत्तर प्रदेश में उतना विकास किया कि वो जो रोजगार हो वो भी एक जाति एक समुदाय। या तो इनकी जो रोजगार पे आज ये बात करते हैं, रोजगार पे अगर इनसे बात पूछ ली जाए तो या तो इनकी आधी रोजगार की जो नीति थी वो हाईकोर्ट में फंस गई, या जो मिली वो इटावा मैनपुरी के कुछ लोगों को मिल गई, वहीं तक सीमित रही। सबका साथ सबके विकास भी आगे बढ़ ही नहीं पाए। ये घोटालों की बात कर रहे हैं, ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को जिस हालात में आपने पहुंचा दिया, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे टीचर्स भर्ती की, जिस तरह की लाठियां चलाई जा रही, विद्यार्थियों पे लाठियां चलाई जा रही, ये इतिहास में उत्तर प्रदेश में आपने कभी देखा हो तो बताइए। और स्कूल्स को बेहतर करने की हमेशा कोशिश आंकड़े इससे पूछ लेता हूं, एक मिनट बताइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई आंकड़ों पे बात हो जाए, इनसे पूछ लीजिए। जब ये सत्ता में थे 2017 में, तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा का बजट क्या था? इनसे पूछिए। मैं ये एक बात बता दूं, जिस तरीके से शिक्षा का बजट हर दिन कम किया जा रहा है, इनसे पूछ आंकड़ों पे बात कीजिए ना। मैं गूगल करके आपको आप गूगल देख लीजिएगा। इनका जब इनकी 2017 में सरकार गई तो 60,000 करोड़ का बजट शिक्षा पे था। आज 2017 से 2025 में बीच में वही शिक्षा का बजट 1 लाख करोड़ के पार हो गया। गूगल ये करें और मिला के दिखा दे, आपके कैमरे पे दिखा दे, ये योगी जी की सरकार है जो शिक्षा पे 1 लाख करोड़ का बजट पार हो गया। इनको आंकड़े नहीं पता, ये केवल पढ़ी पढ़ाई बातें सुन के जो इनके नेता झूठ बोलते हैं वही इनके कार्यकर्ता लेके आते हैं, वही बात आपको सुनाते हैं। वकील साहब आप बहुत हंस रहे हैं, क्या नाम है? अविनाश कुमार पांडे। मतलब ठीक है, सरकार ने जो किया है, जो कर रही है, विपक्ष भ्रम फैलाने की बात जो है आ रही है सामने की विपक्ष भ्रम फैला रहा है विपक्ष भ्रम, या सही बात कर रहा है विपक्ष? विपक्ष तो अपना काम करेगा, लेकिन सरकार को अपने काम अपने सही ढंग से करने चाहिए। अपने काम सही ढंग से करने चाहिए। शिक्षा को राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये दोनों अलग अलग तरीके। देखिए दोनों अलग अलग विषय हैं, शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चों की संख्या वाकई में, अगर हम अपने गांव की ही बात कर लें, आजमगढ़ में मेरा गांव है, मेरे गांव का जो विद्यालय है वहां भी बच्चों की संख्या निरंतर कम हो रही है, जो चिंता का विषय है।
और अब अगर उसका मर्जर कर दिया गया दूर, तो गांव के वो बच्चे, गरीब के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? ऐसे में सरकार ने ये जो बात कही है कि जो दूर 1 किलोमीटर से दूर अगर कोई विद्यालय है तो वहां का मर्जर नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तमाम ऐसे गांव में विद्यालय हैं। मैं आज की स्थिति आपको बता रहा हूं दर्शकों कि ऐसे विद्यालय हैं जहां 300 एडमिशन है, लेकिन बच्चे जो क्लास में पढ़ने जाते हैं वो 20 से भी कम है, 25 से भी कम है, लेकिन एडमिशन वहां 250 है। ऐसे तमाम विद्यालय हैं और वो सारे बच्चे नर्सरी विद्यालयों में जाते हैं। और कैसे नर्सरी विद्यालयों में? जहां टीन शेड लगी हुई है, इंटरमीडिएट पास आदमी वहां पढ़ा रहा है, लेकिन बावजूद इसके गार्जियन प्राइमरी स्कूल में जहां बेहतर व्यवस्थाएं हैं, जहां छत है कम से कम और अच्छे योग्य शिक्षक हैं, वहां नहीं भेज रहे हैं। खाली वहां एडमिशन करवा के और प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं जो इंटरमीडिएट पास लोग उनको पढ़ाते हैं। ये मैं आपको व्यक्तिगत जीवन का अनुभव बता रहा हूं। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो यही हाल था। तमाम जो नर्सरी विद्यालय हैं, सरकार को इस बात की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जो एडमिशन है वो भी क्या ग्राउंड जीरो पर है। सभी विद्यालयों में कैमरे लगा देने चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी चाहिए और जितने बच्चे वहां एडमिशन प्राप्त किए हैं वो रेगुलर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मिड डे मील में उनको कैसा खाना मिल रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यूनिफॉर्म, जो गार्जियन को पैसा उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है, वो यूनिफॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है। बाकी पार्टियों के नेता राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हमको, आपको, मीडिया को, सरकार को, व्यवस्था को ये देखना पड़ेगा कि गरीब के बच्चे पढ़ाई कर सकें। हमारी आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।